प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं कुलभूषण सैनी आप सभी का केवी बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परागकोश के स्फुटन के बारे में और परागकण की संरचना के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं परागकोश का स्फुटन। देखो बेटा, परागकोश के स्फुटन का मतलब होता है कि परागकोश भित्तियों के फटने की प्रक्रिया, अर्थात परागकोश स्फुटन का अर्थ है कि जो परागकोश भित्तियां होती हैं, भित्तियों के फटने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? परागकोश स्फुटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब परागकोश जो भित्तियां होती है वो कौन कौन सी होती हैं? आपको पता है जो सबसे बाहर होती है वो क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। उसके अंदर की ओर क्या होती है? एंडोथीसियम होती है। और उसके अंदर की ओर क्या होती है? मिडिल लेयर होती है। और मिडिल लेयर के अंदर की ओर क्या होती है? टेपिटम होती है। ये चार परागकोश की भित्तियां हैं, लेकिन इनमें से जो सर्वाधिक मुख्य भूमिका होती है परागकोश के स्फुटन में या परागकोश के फटने की प्रक्रिया में, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो कौन सी निभाती है? एंडोथीसियम निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि एंडोथीसियम में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें अपन स्टोमियम सेल कहते हैं। अर्थात बेटा, परागकोश के स्फुटन में एंडोथीसियम की जो स्टोमियम कोशिकाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब परागकोश का स्फुटन कब होता है? जब ये परागकोश क्या हो जाता है? पूर्ण परिपक्व। क्या हो जाता है? पूर्ण परिपक्व हो जाता है। पूर्ण परिपक्व से मतलब ये है कि आपको पता है परागकोश में क्या होती है बेटा? लघु बीजाणुधानियां। और लघु बीजाणुधानी में किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु चतुष्कों का, लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। जब लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बन जाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं अपन लघु बीजाणु जनन। ये मैंने आपको सब कुछ प्रीवियस क्लास में समझा दिया था। जब लघु बीजाणु जनन पूर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है तो बेटा परागकोश क्या हो जाता है? सूख जाता है। बाहर से इसकी जो भित्ति है, जो एपिडर्मिस है, वो क्या होने लग जाती है? सूखने लग जाती है। अब आपको पता है जो एंडोथीसियम होता है, लेयर है, ये एक परतीय होती है और इसमें अल्फा सेलुलोज का क्या होता है? जमाव होता है। क्या होता है? अल्फा सेलुलोज का जमाव। आपको मैंने बताया था अल्फा सेलुलोज की जो प्रकृति होती है बेटा वो क्या होती है? आर्द्रता ग्राही होती है। वातावरण से नमी को ग्रहण करती है। स्टोमियम कोशिकाएं उस नमी को ग्रहण करती हैं। आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है तो पहले क्या फटेगी? एपिडर्मिस क्या होती है बेटा? फट जाती है। आपको पता है जो मिडिल लेयर होती है वो पहले ही अपासित हो जाती है और टेपिटम पोषण प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। ये जो लेयर है ये भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। एंडोथीसियम भी नष्ट हो जाती है। एपिडर्मिस भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और जब ये चारों लेयर नष्ट हो जाती हैं तो क्या होते हैं? जो लघु बीजाणु होते हैं या परागकण होते हैं वो बेटा क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं। कहाँ से? परागकोश से। परागकोश से जो परागकण
परागकोश से जो परागकण हैं वो बाहर कौन सी प्रक्रिया के फलस्वरूप आते हैं? परागकोश स्फुटन के फलस्वरूप आते हैं। अर्थात परागकोश की भित्तियों के फटने की प्रक्रिया को बेटा अपन क्या कहते हैं? परागकोश स्फुटन कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एंडोथेसियम में उपस्थित स्टोमियम कोशिकाओं की होती है। अब ये जो परागकोश स्फुटन है वो कौन कौन सी विधियों के द्वारा हो सकता है? ठीक, अब आपको मैं बताता हूं परागकोश के स्फुटन की विधियां। देखो बेटा, परागकोश का जो स्फुटन है वो 4 विधियों से हो सकता है। किससे हो सकता है? 4 विधियों से हो सकता है। लिख रहा हूं मैं यहां पर परागकोश के स्फुटन की विधियां। और इसकी जो विधि है वो बेटा 4 विधि हैं। चारों को मैं आप चित्र के द्वारा समझाऊंगा। देखो कौन कौन सी विधि है परागकोश के स्फुटन की। एक तो है अनुप्रस्थ स्फुटन, अनुप्रस्थ स्फुटन। दूसरा होता है बेटा अनुदैर्ध्य या लंबवत स्फुटन। ठीक, और तीसरा है छिद्र में स्फुटन। और चौथा होता है कपाटीय स्फुटन। क्या होता है? कपाटीय स्फुटन होता है। ये 4 प्रकार से परागकोश भित्ति फटती है या परागकोश का क्या होता है? स्फुटन होता है। अब बेटा कैसे कैसे होता है? अनुप्रस्थ है, कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। या कितने विधियों से होता है? 4 विधियों से होता है। पहली विधि कौन सी? अनुप्रस्थ। दूसरी कौन सी? लंबवत या अनुदैर्ध्य। तीसरी विधि कौन सी? छिद्र में। चौथी विधि कौन सी? कपाटीय स्फुटन। अब मैं इनको आपको चित्र की सहायता से समझाऊंगा। देखो बेटा, अनुप्रस्थ में देखते हैं, ये है अपने पास परागकोश है या नहीं? ठीक, ये अपने पास एक पुंकेसर है और ये इसका जो भाग है, ये जो भाग है वो वाला भाग क्या कहलाता है? परागकोश। जब ये पूर्ण परिपक्व हो जाता है तो किस प्रकार से स्फुटित होता है? देखो आपको मैंने बताया स्फुटन में किसकी भूमिका होती है? एंडोथीसियम की। एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज का जमाव होता है, स्टोमियम सेल्स पाई जाती हैं, जिनके कारण परागकोश भित्तियों का क्या होता है? स्फुटन होता है, फटती है। तो सुनो बेटा, ये किसमें होता है? सॉरी, ये किस प्रकार होता है? ये मैंने आपको जो रचना बनाई, ये बनाई एंथर की। क्या बनाई? एंथर। एंथर कैसा है? द्विकोष्ठीय एंथर है ना। परागकोश बेटा कैसा है? द्विपालित है। कैसा है? द्विपालित। लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो देखो यहाँ पर जैसे कि विभाजन 2 प्रकार का है। एक तो बेटा आप यूं काटो, ये जो विभाजन है इस प्रकार का, वो तो होता है लंबवत। और यदि इस प्रकार आप काटो तो वो कौन सा होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अब ये प्रक्रिया अपने आप होती है, प्राकृतिक रूप से होती है। तो क्या होता है? जो एंथर होते हैं या जो परागकोश होता है, इसकी जो इस प्रकार से ये क्या होता है? विभाजित होता है। ऊपर की लेयर ऊपर हो जाती है, नीचे की लेयर नीचे की ओर आ जाती है, और परागकण क्या होते हैं? परागकोश से बाहर आ जाते हैं। ठीक,
ये जो पाया जाता है इसका कह सकते हैं जो एग्जाम्पल है, यदि एग्जाम्पल की बात करें इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओशिमम सैंक्टम। तुलसी, ठीक, तुलसी में परागकोश का स्फुटन कौन सी विधि के द्वारा होता है? अनुप्रस्थ विधि के द्वारा होता है। अब बात करते हैं अपन किसमें, लंबवत स्फुटन। इसको भी अपन चित्र की सहायता से, ये बेटा क्या है, एक पुंकेसर है, इसका जो ऊपरी भाग है क्या है, इसका जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, परागकोश कहलाता है, एंथर कहलाता है। ये भी मैंने आपको कैसा बनाया है बताओ, परागकोश कैसा है बेटा, द्विकोष्ठी है। अब देखो यहाँ पर तो इस प्रकार अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था, ये कैसा है, लंबवत या अनुदैर्घ्य। यहाँ पर ये जो रेखाएं होती हैं इसके समांतर क्या होता है, विभाजन होता है, या कह सकते हैं स्फुटन होता है, ठीक। अर्थात जो इस पे रेखांकन होता है या सीमांकन होता है वहीं से वो क्या होने लग जाती हैं, इस प्रकार से, जैसे ये है तो इस प्रकार से क्या होती लग जाती हैं, खुलने लग जाती हैं। अनुप्रस्थ में क्या होता है, ये इस प्रकार से है तो ये इस प्रकार से क्या होगा बेटा, खुलने लग जाएगा। अनुदैर्घ्य में इस प्रकार मान लिया ये एक पालित है और इसमें जब स्फुटन होगा तो कैसा है, लंबवत, लंबवत है तो इस प्रकार का, और यदि अनुप्रस्थ है तो इस प्रकार का क्या होता है, स्फुटन होता है, जिससे परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसमें बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में बेटा। ये आपने सुना हो धतूरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में, धतूरा में जो परागकोश का स्फुटन होता है वो लंबवत होता है। इसके अलावा गॉसिपियम कपास में, किसमें, गॉसिपियम हिर्सुटिज्म जो कपास है उसमें, और धतूरे में कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, इसमें जो परागकोश स्फुटन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, लंबवत विधि के द्वारा होता है। लंबवत क्या होता है, स्फुटन होता है। अब बात करते हैं अपन किसके, छिद्र में स्फुटन के बारे में। देखो छिद्र में स्फुटन में क्या होता है कि जो छिद्र में स्फुटन है इसमें परागकोश के शीर्ष पर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। इस प्रकार से ठीक, ये मैंने आपको क्या बना दिया, एक पुंकेसर, ऊपरी वाला भाग परागकोश। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, शीर्ष पर क्या बन जाते हैं, छिद्र, और यहाँ से जो परागकण हैं बाहर निकलते हैं, यहीं से क्या होने लग जाता है, फटने लग जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, छिद्र में स्फुटन कहते हैं। और जो छिद्र में स्फुटन है वो आपने नाम सुना होगा मकोए सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम एक पादप है। इसमें मकोए में छिद्र में क्या होता है, स्फुटन होता है। अब बात करते हैं अपन कपाटीय स्फुटन के बारे में। किसके बारे में, देखो कपाटीय स्फुटन में जैसे कि ये है, ठीक है बेटा, ये क्या है, एक परागकोश है, बीच में ये यहाँ क्या होता है, योजी होता है, जिससे क्या जुड़ा होता है, पुंकेसर। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या बन जाते हैं, विशेष कपाट बन जाते हैं, पट, क्या है, पट, जैसे मंदिर में होते हैं ना, पट बंद हो गए, पट खुल गए, पर्दा है वो पट है, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर, यहाँ से जो क्या होता है, स्फुटन होता है, इसे क्या कहते हैं, कपाटीय स्फुटन कहते हैं। और कपाटीय स्फुटन किसमें पाया जाता है, बारबेरी में पाया
जाता है। किसमें पाया जाता है? बारबेरी में। परागकोश स्फुटन 4 विधियों से होता है। अनुप्रस्थ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ऑसीमम सैंक्टम तुलसी। दूसरा क्या है? लंबवत स्फुटन, इसका एग्जाम्पल क्या है? धतूरा और कपास। तीसरा क्या है बेटा? छिद्र में स्फुटन, इसके एग्जाम्पल क्या है? मकोय सोलेनम नाइग्रम। क्या है? मकोय सोलेनम नाइग्राम। और जो चौथा है वो है क्या है? कपाटीय स्फुटन। और कपाटीय स्फुटन में क्या होता है? साइडों से होता है, लघु बीजाणुधानियों की भित्तियों से, परागकोश की भित्तियों से, साइडों में से क्या होता है? स्फुटन होता है, जो किस में पाया जाता है? बारबेरी में पाया जाता है। ठीक बेटा, अब बात करते हैं अपन पराग कण की संरचना के बारे में। किसके बारे में? पराग कण की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। परागकण की संरचना। जो परागकण होता है, आपको पता है परागकण का निर्माण कैसे होता है? परागकण लघु बीजाणु चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क में से लघु बीजाणु अलग अलग हो जाते हैं, कैलोज का गठन हो जाता है, तो वही लघु बीजाणु कैसे आकार में आ जाते हैं? गोलाकार में आ जाते हैं। कैसे आकार में आ जाते हैं? गोलाकार में आ जाते हैं या गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया जो परागकण का जो आकार है वो कैसा होता है? अधिकांशतः बेटा कैसा होता है? गोलाकार। ठीक, लेकिन कुछ परागकण हैं अंडाकार भी होते हैं। कैसे होते हैं? अंडाकार भी होते हैं। और कुछ त्रिकोणे या कैसे होते हैं? पिरामिडीय होते हैं। ठीक, लेकिन सर्वाधिक परागकण कैसे पाए जाते हैं बेटा? गोलाकार पाए जाते हैं। अब बात करते हैं परागकण किसे कहते हैं। लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बनने वाली अगुणित रचना जो एक कोशिकीय होती है। कैसी होती है? एक कोशिक होती है, एक केंद्रकी होती है, अगुणित होती है और गोल होती है, वो क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है। गोल तो हो गया। कैसी होती है बेटा? एक कोशिक, एक केंद्रिक। कैसी होती है? एक केंद्रिक, एक केंद्रक युक्त होती है। ठीक, अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड जो रचना है वो क्या कहलाती है बेटा? परागकण। किसके फलस्वरूप बनती है? लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप। अब मैंने यहां पर लिखा बेटा एक कोशिक। यहां पर देखो सवाल बनता है कि प्रारंभ में जो परागकण होता है, प्रारंभ में और एक बाद में, ठीक, किसकी स्थिति की बात कर रहे हैं अपन? परागकण की। जो प्रारंभ में जो परागकण होता है, प्रारंभ में जो परागकण होता है वो बेटा एक कोशिक होता है। क्या होता है? एक कोशिक होता है। बाद में ये कैसा हो जाता है? 3 कोशिक हो जाता है। एक के बाद पहले 2 होगा और 2 के बाद क्या होता है? 3 कोशिक होता है। जब परागकोश का स्फुटन होता है तो ये द्विकोशिक होता है। एक इसमें जनन कोशिका होती है, एक इसमें कायिक कोशिका होती है। मैं चित्र के द्वारा इसकी संरचना को बता रहा हूं।
तो ये परागकण की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। देखो इसमें क्या बनाया है मैंने, जो परागकण होता है वो दो परतों से घिरा हुआ होता है। ये जो परागकण है दो परतों से, और उन परतों को अपन स्पोरोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोडर्म कहते हैं। ये दो परतें कौन कौन सी हैं? एक तो अंदर की ओर होती है और एक बाहर की ओर। एक जो बाहर की ओर होती है वो एक्जाइन कहलाती है, और अंदर की ओर होती है वो अंतःचोल इंटाइन कहलाती है। ठीक, मैं आपको पहले चित्र के द्वारा समझाऊंगा। अब सुनो, ये एक परागकण है, गोल रचना है, इसके मध्य में ये तो होती है रसधानी या वैक्यूल। क्या होती है? वैक्यूल, रसदानी होती है। और ये वाली रचना आपको दिख रही होगी, वो क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक है। क्या है? अब इसमें दो भित्तियां हैं। क्या है बेटा? दो भित्तियां। जो अंदर वाली जो नीले कलर से बनाई है वो है एंटाइन, अंतःचोल। क्या है? अंतःचोल। और जो बाहर मैंने आपको ब्लैक से बनाई है वो है बाह्य चोल, जिसको क्या कहते हैं अपन? एक्जाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्जाइन। अब सुनो, ये इसका क्या है बेटा? कोशिका द्रव्य क्या है? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म सघन जीव द्रव्य होता है, एक केंद्रक होता है, और रिक्तिका भी इसमें होती है। बाद में ये रिक्तिका लुप्त भी हो सकती है, बताएंगे कौन सी परिस्थिति में ये लुप्त होती है। और ये जो मैंने आपको छिद्र बनाए हैं इनको कहते हैं बेटा जर्मपोर। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। ठीक, अब सुनो, मैं आपको इसकी संरचना के बारे में बताता हूं। जो परागकण है, क्या है? जो परागकण होता है उसमें मैंने आपको बताया भित्तियां होती हैं। क्या होती हैं? भित्तियां। कितनी होती हैं? दो भित्तियां होती हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोडर्म कहते हैं। अब ये भित्तियां कौन कौन सी हैं? देखो, ये जो भित्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में अपन चलो ही बना देता हूं। जो भित्तियां हैं, एक तो है जो अंदर की ओर होती है एंटाइन, जिसको क्या कहते हैं? अंतःचोल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःचोल। और जो बाहर की ओर होती है वो होती है बाह्य चोल। क्या होता है? बाह्य चोल, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? एक्जाइन कहते हैं। ठीक, अब सुनो उनके बारे में डिटेल से। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बाह्य चोल। क्या बता रहा हूं? जो बाह्य चोल है ये है। देखो, बाह्य चोल आपको पता है कहाँ होता है? चित्र में दिख रहा है, बाहर की ओर होता है। क्लियर? बाह्य चोल बाहर की ओर है। ये मोटा होता है और खुरदरा होता है। कैसा होता है? मोटा भी होता है, खुरदरा भी होता है। इस पर विभिन्न प्रकार के अलंकरण पाए जाते हैं। देखो, चिकना भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इस पर अलंकरण भी होते हैं जो कांटेदार हो सकते हैं। जैसे इसमें दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? अलंकरण। क्या है ये? अलंकरण। कांटेदार भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जालिकावत भी हो सकते हैं ना। इसके अलावा ये बेटा कैसे हो सकते हैं? धारीदार भी हो सकते हैं। समझ में आया? देखो, जो बाह्य चोल होता है
उस पर कुछ अलंकरण पाए जाते हैं। जो अलंकरण हैं वो कांटेदार भी हो सकते हैं, जालिकावत भी हो सकते हैं, धारीदार भी हो सकते हैं, फीते नुमा भी हो सकते हैं। अब ये जो बाह्य चोल है, ये बाह्य चोल एक विशेष रासायनिक पदार्थ का, एक विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है और उस विशेष रासायनिक पदार्थ का नाम है स्पोरोपोलेनिन। इस पदार्थ का नाम क्या है? स्पोरोपोलेनिन। जो बाह्य चोल है एक विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है और उसका नाम क्या है? स्पोरोलिन। और स्पोरोलिन का आसानी से जैविक और रासायनिक विघटन नहीं होता। हो तो जाता है लेकिन आसानी से इसका क्या नहीं होता? जैविक व रासायनिक विघटन नहीं होता। क्या नहीं होता? आसानी से जैविक और रासायनिक विघटन नहीं होता। और यही स्पोरोपोलेनिन परागकण को क्या बनाता है? प्रतिरोधी बनाता है। परागकण को प्रतिरोधी बनाने के लिए आवश्यक या उत्तरदायी जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन होता है। देखो स्पोरोपोलेनिन आपको मैं बता देता हूं, ये कैरोटीनॉइड के बहुलीकरण के फलस्वरूप बनता है ना। आपके सिलेबस में नहीं है, बड़े लेवल की बात है। स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनॉइड जो वर्णक होते हैं उसके बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है? स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन का आसानी से जैविक व रासायनिक विघटन नहीं होता और ये परागकण को क्या बनाता है बेटा? प्रतिरोधी बनाता है। और सबसे ज्यादा जो प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है वो क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ भी कौन है? स्पोरोपोलेनिन होता है। क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन होता है। देखो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताया गया है कि स्पोरोपोलेनिन का आसानी से जैविक व रासायनिक विघटन नहीं होता, जिससे परागकण क्या हो जाते हैं? प्रतिरोधी हो जाते हैं। और यही कारण है कि परागकण जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं, माइक्रोफॉसिल के रूप में। किसके रूप में? सूक्ष्म जीवाश्म के रूप में क्या पाए जाते हैं? परागकण। अर्थात ये परागकण जो होते हैं, जो भी परागकण बेटा जो जीवाश्म रूप में पाया गया, किसमें पाया गया? जीवाश्म रूप में जो परागण पाया गया उस पर क्या पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन होता है। क्या होता है? अर्थात कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कारण है कि कुछ परागकण जीवाश्म रूप में भी पाए गए। बहुत कोमल रचना है और जो कोमल रचना है उसका विघटन हो जाता है, लेकिन परागकण है कोमल, ठीक, लेकिन इसके ऊपर एक बेटा कठोर पदार्थ का जमाव है स्पोरोपोलेनिन का, जिससे इस कोमल रचना का क्या नहीं हुआ? जैविक और रासायनिक विघटन नहीं हुआ, जो अवसादी चट्टानों में क्या हो गया? परिरक्षित और किसके रूप में? जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक, देखो ये बाह्य चोल था, इस पर अलंकरण बता दिए। ये मैंने आपको बताया था बेटा किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। और इसमें किसमें? बाह्य चोल में मैंने आपको एक रचना बनाई है, छिद्रिल रचना। क्या बनाई है? एक छिद्रिल रचना। इस बाह्य चोल में कुछ छिद्र बनाए हैं। देखो ये रहा एक छिद्र, ये रहा छिद्र, और इन छिद्रों को क्या कहते हैं अपन?
जनन छिद्र जर्मपोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मपोर। जब ये परागकण अंकुरित होता है तो अंकुरित होकर निर्माण करता है पराग नली का। किसका? पॉलन ट्यूब का। और जो पॉलन ट्यूब है वो कहां से निकलती है बेटा? बाहर। जर्मपोर से क्या होती है? वो बाहर निकलती है। ठीक। बाह्य चोल में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो या तो एक होगा या कितने होंगे? 3। ठीक बेटा, या तो एक होगा या कितने होंगे? 3। अब एक किसमें होता है? ये बेटा जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें जर्मपोर की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। और जो द्विबीजपत्री होते हैं, जो डाइकॉट होते हैं, क्या होते हैं? जो डाइकॉट होते हैं उनमें जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पर्पस से। जो जनन छिद्र है वो एक बीजपत्रियों में क्या होता है? 1 होता है। इसको बेटा अपन मोनोकॉल्पेट कहते हैं। और जिसमें 3 होते हैं द्विबीजपत्रियों में जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। इनको अपन क्या कहते हैं? ट्राइपॉलकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सुनो, कुछ विशेष टर्म हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपना रह गया क्या? अंतःचोल। अब जो अंतःचोल है क्या है? जो अंतःचोल है वो कहाँ स्थित होता है? एक्जाइन के कहाँ? अंदर की ओर होता है। होता नहीं होता? ये जो अंतःचोल है बेटा वो कोमल होता है, पतला होता है, पतला व झिल्ली नुमा होता है। क्या होता है? जो अंतःचोल होगा वो कोमल होता है, पतला होता है, झिल्ली नुमा होता है और उस परागकण के संपूर्ण जीव द्रव को घेरे हुए रहता है। अब ये जो आपका अंतःचोल है वो सेल्यूलोज व पेक्टिन का बना हुआ होता है, या सेलुलोपेक्टिन का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज प्लस किसका बना हुआ होता है? पेक्टिन का बना हुआ होता है। अंतःचोल सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है, कोमल होता है, पतला होता है, झिल्ली नुमा होता है, एक्जाइन के अंदर की ओर होता है और बेटा यही पराग नली का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? पॉलन ट्यूब का, पराग नली का क्या करता है? निर्माण करता है। यही बढ़ जाता है जब इसमें जल की मात्रा बढ़ती है तो यही बाहर की ओर निकलता है। कहां से? जर्मपोर से। और क्या कहलाता है वो? पॉलन ट्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? वह रचना क्या कहलाती है? पॉलन ट्यूब कहलाती है। अब कुछ इससे विशेष टर्म्स हैं, आशा करता हूं कि आपके संरचना चित्र के द्वारा और ये ग्राफिकली द्वारा अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। ठीक, दोबारा इस वीडियो को देख लेना अगर एक बार समझ में नहीं आती, लेकिन समझने के लिए इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। खास ये है बाह्य चोल में बेटा क्या होता है? स्पोरोपोलेन होता है। सबसे ज्यादा प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, परागकण को प्रतिरोधी बनाता है और जीवाश्म के परागकण के जीवाश्म रूप में परिवर्तित होने के लिए उत्तरदायी भी क्या होता है? स्पोरोपोलेन होता है। इंटेन मैंने आपको अंतःचोल बता दिया। सेलुलोज व पेक्टिन का बना होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण करता है, कोमल होता है, पतला होता है, झिल्ली नुमा होता है और बाह्य चोल के अंदर की ओर स्थित होता है। ठीक, अब कुछ परागकण से संदर्भ में या परागकण से संबंधित कुछ विशेष डेफिनेशन भी कह सकते हैं, या कुछ विशेष टर्म्स हैं या कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉलन किट के बारे में। कुछ विशेष डेफिनेशन है। ये पॉलन किट
पोलन किट, पोलन किट है क्या? जो पोलन किट है वो पराग कण पर, पोलन ग्रेन पर पाए जाने वाली एक तेलीय परत है। क्या है बेटा? जो पोलन किट है वो पराग कण पर पाए जाने वाली एक क्या है? तेलीय परत। अब ये जो तेलीय परत है कौन से पराग कणों पर पाई जाती है? कीट परागित पुष्पों के पराग कणों पर। ठीक, जिन पराग कणों का परागण कीटों के द्वारा होता है या एंटोमोफिली होता है, उनमें पोलन किट पाई जाती है। उनमें पराग कण के बाह्य चोल पर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसके कारण इस पराग कण में चिपचिपापन होता है। पोलन किट कैसा होता है बेटा? चिपचिपा होता है, सुगंधित होता है। कैसा होता है? सुगंधित होता है। विशेष जो गंध होती है वो भी किसके कारण होती है? पोलन किट के कारण होती है। जो चिपचिपा होता है वो किसके कारण होता है? पोलन किट के कारण होता है। और जो पराग कण का रंग है वो भी बेटा किसके कारण होता है? पोलन किट के कारण होता है। अब बात करें इस पोलन किट का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, या पोलन किट के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? पोलन किट के निर्माण के लिए टेपिटम कोशिकाएं क्या होती हैं? उत्तरदायी होती हैं। पोलन किट के रासायनिक संगठन का जो निर्माण होता है वो टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा होता है। ये विशेष जो गंध है, सुगंध है, चिपचिपापन है, ये जो तेलीय परत है वो बेटा किसके द्वारा बनती है? टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा बनती है। देखो, वैसे इस पोलन किट का कार्य निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसके कुछ कार्य बताए गए हैं। ठीक, वैसे अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार इनके कार्य पोलन किट के कार्य निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं। अब वो क्या क्या कार्य हो सकते हैं, सोचो। देखो, जो चिपचिपापन है वो क्या करेगा? कीट पुष्प पे आएगा, परागकोश का स्फुटन होता है। जब कीट मकरंद चूसता है, नेक्टार चूसता है, तो परागकण उसके शरीर पर क्या हो जाते हैं? चिपचिपे होने के कारण चिपक जाते हैं, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं। परागण में ये क्या होता है बेटा? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुगंधित होता है और रंग होता है। रंग और सुगंध के कारण ये कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। इसके अलावा ये जो पोलन किट है, देखो क्या करता है? परागण में सहायता। ठीक बेटा, कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है। इसके अलावा ये पराग कणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट रेज से, पराबैंगनी विकिरणों से क्या करता है? ये सुरक्षा का क्या करता है बेटा? कार्य करता है। कौन? पोलन किट करता है। इसके अलावा और बात करते हैं। देखो, ये जो पोलन ग्रेन है, क्या है? पोलन ग्रेन, इनके बाहर कुछ विशेष प्रोटीनी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कुछ विशेष प्रोटीनी पदार्थ होते हैं। और प्रोटीनी पदार्थों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? टेपिटम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? टेपिटम के द्वारा। जब परागकोश का स्फुटन होता है, परागकण बाहर आ जाते हैं,
कुछ हानिकारक परागकण भी होते हैं जो मानव में ज्वर या बुखार उत्पन्न कर देते हैं, हे फीवर। इसके अलावा ये कुछ परागकण मानव में श्वसन संबंधी रोग एवं एलर्जी भी उत्पन्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एलर्जी भी, श्वसन रोग और एलर्जी भी उत्पन्न कर देते हैं। उनके बारे में बात करते हैं। जो पॉलन ग्रेन हैं, सभी पॉलन ग्रेन नहीं हैं, कुछ पॉलन ग्रेन जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पॉलन ग्रेन मनुष्य में ज्वर बुखार, एक विशेष बुखार है हे फीवर। कौन सा फीवर? हे फीवर। वो किसके कारण होता है बेटा? पॉलन ग्रेन के कारण होता है। इसके अलावा बेटा ये इससे होती है पॉलन एलर्जी। शरीर में अतिरंजित क्रिया, शरीर में खुजली का चलना, छींक आना ना, लाल लाल चकत्ते बनना, ये सब क्या है? एलर्जी। क्या है? एलर्जी। पॉलन ग्रेन के कारण भी क्या हो सकती है? एलर्जी हो सकती है। ठीक, क्योंकि उसमें क्या होते हैं? एलर्जन। और एलर्जन क्या है वास्तव में बेटा? क्या होती है? प्रोटीन होती है। सो प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है? टेपिटम के द्वारा होता है। क्या होता है? टेपिटम के द्वारा होता है। देखो अब इसके एग्जाम्पलों की बात करें अपन कि ऐसे कौन से परागकण हैं जो मनुष्य में ज्वर भी उत्पन्न कर देते हैं, एलर्जी भी उत्पन्न कर देते हैं। कभी आपने कांग्रेस घास का नाम सुना है? कांग्रेस घास, इसको बेटा अपन चांदनी छटवी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदनी छट। पार्थेनियम, क्या नाम है इसका? पार्थेनियम स्पीसीज, चांदनी छट। ये अपने रोड़ों के सहारे खूब मिल जाती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं गाजर की पत्तियां जैसी होती हैं ना, इसलिए इसको अपन गाजर घास भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गाजर घास। कई नाम हो गए इसके, गाजर घास, कांग्रेस घास, चांदनी छट। इसके जो पुष्प होते हैं सफेद रंग के होते हैं, छोटे छोटे पुष्प होते हैं। काली रात में जब खिलते हैं ये तो ऐसा लगता है कि चांदनी बिखेर रहे हो, इसलिए इसको चांदनी छट भी कहते हैं। ठीक ठीक, आपको मैंने एक तो क्या बताया? पार्थेनियम स्पीसीज, जो क्या करता है? ज्वर ही उत्पन्न कर देता है और एलर्जी भी उत्पन्न कर देता है। इसके अलावा बेटा चिनोपोडियम, बथुआ का नाम सुना होगा आपने, जो बथुआ की परागकण है। ना, जो सरसों के साथ खरपतवार के रूप में, सरसों और गेहूं के साथ खरपतवार के रूप में होता है अपने यहाँ पर बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम। ठीक, वो भी क्या करता है? पॉलन एलर्जी उत्पन्न करता है। इसके अलावा सोरगम, अपने ज्वार बाजरे, ज्वार है, ज्वार के जो परागकण हैं वो भी क्या करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं। वो शरीर में क्या चला देते हैं? खुजली चला देते हैं। ठीक, इसके अलावा बेटा जो पॉलन ग्रेन है, देखो एक क्रिया होती है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। क्या होती है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। परागण में क्या होता है? कोई भी परागकण किसी भी पुष्प पर पहुंच जाता है कीटों के द्वारा, लेकिन जब परागकण जायांकी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, किस पर पहुंचता है? स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो एक क्रिया होती है जिसे क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। जो जायांग है वो अपनी जाति के परागकण की पहचान करती है। अगर वो उसी की जाति का होता है तो उसको स्वीकार कर लेती है, और यदि अलग जाति का होता है तो उसको क्या कर देती है बेटा? रिजेक्ट कर देती है। वो अंकुरित नहीं होता, और जिसे स्वीकार करती है वो क्या होता है? अंकुरित होता है। वो क्या कहलाता है? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहलाता है। ये भी प्रोटीन के कारण होता है। वो प्रोटीन किसके द्वारा बनती है?
टैपेटम के द्वारा बनती है, ठीक है ना। अर्थात ये जो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के द्वारा जो निषेचय वर्तिकाग्र को पहचानने में क्या करता है, सहायता करता है। और इसमें किसकी भूमिका होती है, कुछ विशिष्ट प्रोटीन की भूमिका होती है। और इस प्रोटीन का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बेटा, टैपेटम के द्वारा होता है। कुछ आपको मैं 3 पॉइंट और बता रहा हूं, ठीक, अलग है, आपकी सिलेबस से अलग है, ठीक। सुनो बेटा, सबसे बड़ा जो परागकण होता है, सबसे बड़ा परागकण होता है, जो सबसे बड़ा परागकण होता है वो होता है, पादप है मिराबिलिस। मिराबिलिस का जो परागकण है वो क्या है बेटा, सबसे बड़ा परागकण होता है। अब सबसे बड़ा बता दिया तो फिर सबसे छोटा भी पता होना चाहिए। जो सबसे जो छोटा परागकण है, सबसे छोटा जो परागकण है वो होता है मायोसोटिस का, मायोसोटिस। सबसे जो छोटा परागकण है वो किसका होता है, मायोसोटिस का होता है। अब एक और अलग बात कर लेते हैं, सबसे लंबा परागकण किसका होता है, सबसे लंबा जो परागकण है वो होता है बेटा जोस्टेरा का। किसका होता है, एक जलीय पादप है जोस्टेरा। और ये जो परागकण होते हैं वो बेटा तंतुमय होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें गोल नहीं है परागकण, अधिकांश परागकण गोल हैं, लेकिन ये जोस्टेरा का जो परागकण होता है वो कैसा होता है, तंतुमय होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए मैंने आपको कंपटीशन के लिए, ठीक। सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस का, सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस का, और सबसे लंबा परागकण किसका होता है, जोस्टेरा का होता है, जो तंतु नुमा होता है, ठीक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और बगल में एक बेल आइकन दबा हुआ है उसको प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर क्या मिल सकें, नोटिफिकेशन मिलें। और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू।